afternoon. Sit down. चलो, क्या होमवर्क दिया था मैंने? C8 एंड C9 निकालें। आवाज यहाँ पे आ नहीं रही है। ऑनलाइन में आवाज आ रही है क्या सभी को? हेमेश्वर, यस, ओके। डीपीपी नंबर C8 और C9 निकालें बेटा जल्दी। है किसी के पास ऑफलाइन? मैं डीपीपी, पर आपके पास एक ही है, इसमें निकाल लेती हूँ। कोई बात नहीं, रेजो सर पे निकाल लेते हैं। कौन सा बैच है भैया? जेपी। ए डीपीपी मॉड्यूल ये जो डीपीपी होगी वो 11th में ही मिलेगी आपके, है ना? उसमें नहीं, क्योंकि ये जेए ऑर्गेनिक में थी, सेक्शन सी। डीपीपी मॉड्यूल 1 एक ही खुल रही है, सी में नहीं खुला है। सी एक दे दो बेटा मुझे। सी सेक्शन में डीपीपी नंबर, ये आपने C8 ही खोल के दिया है मुझे, ओके। C8 और C9, डीपीपी नंबर C8 में जिसको भी डाउट है, कोई बात नहीं, आपके पास है फिर, ठीक है। C8 में क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट? आंसर्स बताने हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, C8 के आंसर्स बता रही हूं मैं। 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। फर्स्ट में फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर ऑप्शन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकेंड, बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। सेकेंड वाले में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट। रीजन बताते चलो बेटा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में आप देखोगे तो लीनियर कॉन्जुगेशन है विद 2 पाई बॉन्ड, वो पॉजिटिव चार्ज 2 पाई बॉन्ड के साथ लीनियर कॉन्जुगेशन में है, जबकि सेकेंड वाले में वो पॉजिटिव चार्ज केवल 1 पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट। तो एक आंसर तो कौन सा हो गया? बी, सेक्शन सी। सी में फर्स्ट वाले में प्लस एम इफेक्ट मिल रहा है, जबकि सेकेंड वाले में केवल कौन सा इफेक्ट मिल रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बताओ सी में भी कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन डी। थर्ड ऑप्शन डी में जो पॉजिटिव चार्ज है उसको 2 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन इन क्रॉस वे, और साथ में OMe का क्या मिल रहा है? हाइपर मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम। जबकि सेकेंड वाले में जाओगे केवल कितने पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन मिल रहा है? 1। तो बताओ आंसर कौन सा हो गया? बी, सी, डी। क्या ये समझ आ गया सभी को? किसी को डाउट है इसमें? सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन वुड नॉट लाइक रीअरेंज टू अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। इनमें से कौन कौन सा कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं होगा? क्या ये हमें देखना आता है सभी को? रीअरेंजमेंट केवल कब होता है? जब स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, बाय द माइग्रेशन, बाय द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, एनी एल्काइल, एनी फिनाइल ग्रुप, स्टेबिलिटी में चेंजेस आ रहा है तो वो रीअरेंज होगा, अदरवाइज रीअरेंजमेंट नहीं कहलाएगा। सभी, मुझे लगता है सभी से हो गया होगा, किसी को डाउट है? और चलो क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑर्डर इज करेक्ट?
क्या फर्स्ट में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो सही है? गलत है। गलत है या सही है? फर्स्ट वाले में सही है। रीजन के साथ बोलिए क्यों? बिकॉज ऑफ ऑक्टेट रूल। फर्स्ट वाले में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो बेटा बिल्कुल दिमाग मत लगाना, एक्स्ट्रा तुरंत लिख देना ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ओके, अब आता है थर्ड का। फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाले में भी करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट है या नहीं है? थर्ड वाला नहीं है। रीजन फर्स्ट में सिर्फ क्या है? डीलोकेलाइजेशन, जबकि सेकंड वाले में क्या है? NH2 का प्लस M इफेक्ट। और फोर्थ वाले ऑप्शन में क्लोरीन और फ्लोरीन में किसका प्लस M इफेक्ट ज्यादा होता है? फ्लोरीन। भाई माइनस आई तो है, लेकिन फ्लोरीन प्लस M इफेक्ट भी लगा सकता है, और यदि फ्लोरीन प्लस M लगाएगा तो वो क्लोरीन से स्ट्रॉन्ग प्लस M लगाएगा। तो इसमें कौन कौन सा स्टेबिलिटी ऑर्डर करेक्ट दिया गया है? ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, और केवल ए और बी, सी और डी दोनों ही इनकरेक्ट हैं। ए और बी। ऑनलाइन बेटा मैं सारे आंसर्स लिख रही हूं, हर्ष देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी, क्या क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया? देखो बेटा ये पॉइंट यहां बता देती हूं कैसे। ये फ्लोरीन है, हमें पता है हेलोजन का डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है? -I। लेकिन फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड का। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? 2p। ये भी 2p, ये भी 2p, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक तरह से, तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस M। और यहां पर यदि हम देखें तो ये क्लोरीन है। क्लोरीन यदि अपना लोन पेयर देता है तो वो कौन से ऑर्बिटल से देगा? 3p। तो हमेशा याद रखो, यदि हमें सपोज -I तो लग ही रहा है, और -I इसलिए कंसीडर नहीं करे क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर हो गया। स्ट्रेंथ पे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है -I इफेक्ट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में आपको प्लस M का ऑर्डर लिखवाया जाता है, तो क्यों फ्लोरीन का प्लस M इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा होता है? ये रीजन आप बताएं। उसका सिर्फ रीजन ये है कि जब वो कार्बन की चेन से कनेक्ट होगा तो फ्लोरीन का ऑर्बिटल भी 2p होता है, और कार्बन में भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होते हैं वो कौन से ऑर्बिटल में होते हैं? 2p। और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी गैप, साइज गैप कम होगा, इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन आसानी से हो जाएगा। मैम डी में नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं। इसके डी ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज है क्या? ये पॉजिटिव लिख रहा है। मुझे तो इसमें प्लस ही लग रहा है, और ऑब्वियस है ऊपर उसमें देखो ऑफलाइन में नेगेटिव है या पॉजिटिव है? भाई इसमें तो इसके हिसाब, क्योंकि बाकी सब में पॉजिटिव है, तो डी ऑप्शन में अकेला पॉजिटिव नेगेटिव क्यों देगा? डी ऑप्शन में एक बच्चे ने लिखा है कि मैम डी में नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। नेगेटिव। देखो कोई बात नहीं, मैं दोनों कंसेप्ट समझा देती हूँ। यदि पॉजिटिव है तो फ्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबल है। अच्छा अब मान लो, सोच के बताओ, नेगेटिव है। आप खुद से सोचो, यदि ये नेगेटिव है तो आपको पता है फ्लोरीन यदि ये इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये फुलफिल्ड है, यहां पे क्या वापस फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले सकता है? क्या फ्लोरीन -M इफेक्ट लगाता है? नहीं। जबकि यहां पे जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या वो क्लोरीन वापस इलेक्ट्रॉन ले सकता है? Why chlorine can show -M effect? Because of presence of vacant d orbital. बेटा फ्लोरीन के पास कोई d orbital नहीं होता, क्लोरीन के पास होता है। तो यदि एनायन, यदि हम इसे कंसीडर कर रहे हैं एनायन, तो बेटा कौन ज्यादा स्टेबल है? क्लोरीन, बिकॉज ऑफ -M इफेक्ट। और -M इफेक्ट कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, कैटायन कंसीडर कर रहे हो तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ +M इफेक्ट। और फ्लोरीन का +M क्लोरीन से ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में एक क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा है बार बार, और मैम बी में फर्स्ट वाले में पाई बॉन्ड ज्यादा है। देखो मैं एक चीज मैं बता देती हूँ, मुझे नहीं पता आपको पाई बॉन्ड का रूल जो लिखाया जाता है, मैं पाई बॉन्ड का रूल नहीं लिखाती, आप मेरे नोट्स में देखोगे तो
एक बच्चा जो लिख रहा है बार बार, मैं उसको बता देती हूँ, उसमें उसने कहा है कि मैम इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ये कम स्टेबल होना चाहिए। अब आप ही मुझे बताओ, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, मुझे नहीं समझ में आता कि पाई बॉन्ड कम या ज्यादा, जो भी आप देखना चाहो। ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये डिलोकेलाइज हो रहा है, ये कार्बन दुखी है, और ये जो इसके पड़ोसी हैं ये इसको पाई बॉन्ड को डिलोकेलाइज करेंगे। एक होता है कंसेप्ट कि पड़ोसी दुख को बांट रहे हैं लेकिन दुख को खत्म नहीं कर रहे हैं, यानी सिंपैथी दिखा रहे हैं कि तुम दुखी हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दुख हम बांट लेते हैं। तो जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें भी ये पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट ही रहेगा। लेकिन इसमें देखो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, पड़ोसी जो है वो सोचता है यार ये बेचारा कितना दुखी है, बोलता तुम दुखी मत हो, एक काम करो तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो। इसने सिंपैथी दिखाई, दुख को बांटा है लेकिन दुख को खत्म नहीं किया। इसने पूछा तुम दुखी क्यों हो, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसने कहा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया। अब बताओ, कार्बन भी खुश, ऑक्सीजन भी खुश, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पे फर्क पड़ा क्या? ऑक्सीजन का ऑक्टेट पहले भी कंप्लीट था, अभी भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है। तो ये जो पड़ोसी है ऑक्सीजन, जो प्लस एम इफेक्ट से दुख को ही दूर कर रहा है, और एक पड़ोसी ऐसा है जो दुख को क्या कर रहा है, सिर्फ डिवाइड कर रहा है, तो बताओ किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है? ये होता है सिंपल डीलोकेलाइजेशन, और ये होता है बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उसकी तरफ ट्रांसफर ही हो गए। तो मीजोमेरिक इफेक्ट यानी प्लस एम इफेक्ट जो है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को नॉर्मल डीलोकेलाइजेशन के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज करता है। अब बेटा आपको समझ आया या नहीं आया, जब मैं आपका नाम ऊपर चला गया है, ठीक है, समझ आया आपने जो इतना बड़ा लिखा बेटा? ओके, और कोई बताओ, थर्ड में किसी को डाउट है? ठीक है, ये हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से मत सोचा करो। अब जैसे इधर देखो, ये एग्जांपल है, इसमें इतने सारे पाई बॉन्ड है, मान लीजिए ये कार्बन प्लस है, और एक एग्जांपल जो इन्होंने बना के अपन को दिया वो सिर्फ इसीलिए दिया है, यहां केवल एक NH2 लगा दूं। बताओ बेटा, इसमें पाई बॉन्ड का कंजुगेशन ज्यादा है, इसमें टोटल 6 पाई बॉन्ड है, इसमें सिर्फ 3 ही पाई बॉन्ड है, लेकिन बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? नीचे वाला। क्यों? एक बार में ही लोन पेयर ट्रांसफर करके उसका ऑक्टेट क्या कर देगा, कंप्लीट, जबकि यहाँ पे लेफ्ट घूमेगा राइट घूमेगा लेकिन रहेगा हमेशा ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो बताओ किसमें फ्यूचर ज्यादा स्टेबल है? नीचे वाले में। फ्यूचर जिसमें ज्यादा स्टेबल है, ओवरऑल उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या नहीं होगी? ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज और आर करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन? पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है, थर्ड गलत है, फोर्थ सही है, सॉरी फोर्थ वाला भी गलत है। आंसर ए एंड बी। क्या ये समझ आया? क्लियर है? सभी को समझ आया क्या? फोर्थ में किसी को डाउट है? हाँ या ना तो बोला करो। सॉल्व किया है? ऑनेस्टी से बताओ, सॉल्व किया है? झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलोगे आपको ही पाप लगेगा, ये ध्यान रखो, आपकी पढ़ाई बिगड़ जाएगी। फोर्थ में किसी को डाउट है? ए एंड बी। ए में एरोमेटिसिटी दूसरे में कम है, प्लस आई जितना ज्यादा होगा कार्बन की स्टेबिलिटी उतनी कम। थर्ड वाले में मुझे एक्सप्लेन करो क्यों। Why CCl3 is more stable than CF3 minus? CCl3 more stable than CF3 minus. Why? जबकि फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है, फिर भी क्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन। यहां डीलोकेलाइजेशन फ्लोरीन में क्यों नहीं हो रहा, फिर क्लोरीन में क्यों हो रहा है, कहां हो रहा है? बोलो, जो आपको आता है ना बेटा उनका आंसर बोला करो, जितना बोलोगे वो कंसेप्ट आपको ही समझ में आएंगे। CCl3 में कार्बन का नेगेटिव चार्ज तीनों क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डीलोकेलाइज हो सकता है, जबकि फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते। तो याद रखोगे। ओके, लास्ट वाले में मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे जो ग्रुप होता है वो केवल कौन सा इफेक्ट लगाता है? आई। तो फर्स्ट वाले में OCH3 लगा रहा है माइनस आई, सेकेंड वाले में CH3 लगा रहा है प्लस आई। माइनस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए आंसर ए बी। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस?
फर्स्ट वाले में होगा रीअरेंजमेंट, सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, फोर्थ में नहीं होगा। ए बी सी। किसी को डाउट है जल्दी चेक कर लो, जब तक मैं ऑनलाइन वालों का कमेंट पढ़ लेती हूं। -m भी लगता है मैम, -i भी तो है, f का ज्यादा, f का -i ज्यादा है। बेटा एक पॉइंट अपन बार बार लिखाते हैं आपको, डिलोकेलाइज स्पीशीज आर मोर स्टेबल देन लोकेलाइज स्पीशीज, चाहे वो एल्कीन हो, एल्काइन हो, बेस हो, एसिड हो, टॉटोमेरिन हो, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जितना ज्यादा डिलोकेलाइजेशन होगा वो स्पीशीज उतनी ज्यादा स्टेबल है। और आई इफेक्ट बेटा डिलोकेलाइजेशन के बाद देखा जाता है। जिसने भी ये पूछा है, सूर्या जो भी नाम है इसमें, बेटा इसमें शौर्य नाम है शायद, हाँ ऊपर चला गया, अब शौर्य नाम था शायद, उसमें लिख रहा है कि फ्लोरीन का -i ज्यादा है लेकिन क्लोरीन का -i कम है, फिर भी CCl3- क्यों ज्यादा स्टेबल है? तो बेटा उसमें प्रायोरिटी -i को दोगे या डिलोकेलाइजेशन को दोगे? डिलोकेलाइजेशन को पहले देखते हैं या आई को पहले देखते हैं? जल्दी बताओ, इतना जोर से बोलो ऑनलाइन आवाज चली जाए। ये डिलोकेलाइज है, ये कैसा है? लोकेलाइज। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट? फोर्थ के डी में मैंने क्या बोला? फोर्थ का जो डी है उसमें OCH3 मेटा पे है ना, नेगेटिव चार्ज के मेटा पोजीशन पे बेटा कौन सा इफेक्ट लगता है? -i लगता है। अब OCH3 ईथर कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -i। जबकि उसके बगल वाले में देखो कौन है? CH3 कौन सा इफेक्ट लगाता है? +i। अच्छा कार्बो एनायन है, कार्बो कैटायन है, एनायन, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी -i से इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू, बेटा फिफ्थ का सी ही तो बताया है इतनी देर से। फिफ्थ के सी में कोई डाउट ही नहीं है। क्या ये रीअरेंज होगा? आया ना, बोलो जल्दी। एक बच्चे ने पूछा फिफ्थ का सी क्यों, क्या ये रीअरेंज होगा? नालायकों मैं मानूंगी ये रीअरेंज होगा या नहीं होगा? बहुत अच्छे से होगा रीअरेंज। कैसे होगा? रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ना तो रिंग एक्सपेंशन होगा ना रिंग कॉन्ट्रैक्शन। 6 मेंबर रिंग रटो यहाँ पे। 6 मेंबर रिंग में ना तो एक्सपेंशन होता है ना कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऑलरेडी स्टेबल रिंग होती है। तो अब इसमें रीअरेंजमेंट किस साइड से होगा? ये 2 डिग्री है, इसका ये जो पड़ोसी है कार्बोकैटायन की नजर हमेशा पड़ोसी पे रहती है, याद रखो। पड़ोसी दिख रहा है अच्छा पैसे वाला तो उसे हेल्प मांगने तुरंत पहुंच जाता, बोलते भाई हाइड्रोजन शिफ्ट कर दे। हाइड्रोजन शिफ्ट करते ही पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। बताओ 2 डिग्री से कैसा हो गया? 3 डिग्री। नंबर ऑफ HC इफेक्ट अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट एंड ग्राफ P is if PQR are the isomer of ब्यूटीन, उसमें आप देखो जो P है उसकी हाइड्रोजनेशन जो एनर्जी है वो सबसे कम है या सबसे ज्यादा? जो ग्राफ दे रखा है उसको देखो जल्दी से। आप दोनों के पास फोन है बेटा? फोन में भी नहीं खोल रखा आपने डीपीपी? क्यों? फोन में खोलो डीपीपी। पी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजनेशन की हीट लग रही है, तो जब एनर्जी एंथैल्पी सबसे ज्यादा हाइड्रोजनेशन की लग रही है तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी या सबसे कम होगी? सबसे कम। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। तो आपको P की एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब लीस्ट स्टेबल। ब्यूटीन का वो आइसोमर जो इनमें सबसे लीस्ट स्टेबल है, जल्दी बता दो कौन सा है? उसमें एक नाम दे रखा है ब्यूटीन। बेटा B सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन है उसके पास। A के पास अल्फा हाइड्रोजन 6, C में 6, D में 6, केवल B में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। चलो, which of the following can be R if P, Q, R are the isomer of pentene? नाम दे रखा है पेंटीन। अब पहले R बताओ कौन है जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गई? मैक्सिमम। एंड दैट शुड बी द आइसोमर ऑफ पेंटीन। पहला पेंटीन में अल्फा हाइड्रोजन 1, सेकंड वाले में 9, थर्ड वाले में 5। बताओ आंसर क्या हो गया? B।
ये था 7th, हो गया 8th। ओके 8th वाले में जल्दी से बताओ। फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ये फ्री रेडिकल है। क्या इस फ्री रेडिकल को रेजोनेंस इफेक्ट मिल रहा है? मैं सीधा मेजर कॉलम 2 पे आ रही हूं। कार्बोकेटाइन कार्बन इंटरमीडिएट स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट, एक ही मैचिंग। इसको कौन सा इफेक्ट मिल रहा है? इंडक्टिव। इंटरमीडिएट स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बन इंटरमीडिएट इज sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। क्या मैचिंग हो गई? QRS। बी CF3 प्लस, जल्दी से बताइए CF3 प्लस को रेजोनेंस है या नहीं है? कार्बन इंटरमीडिएट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, जल्दी बोलो इसमें रेजोनेंस है या नहीं है? है बेटा। कौन सा वाला रेजोनेंस है? 1,2 कॉन्जुगेशन। क्या ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है? ओके कार्बन इंटरमीडिएट स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट। यदि मैं इसका इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो ये कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है? -I। और -I स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? उसने लिखा है इंटरमीडिएट स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो लाइन गलत है। ये तो -I से यदि देखें तो स्टेबिलिटी को क्या कर रहा होगा? कम। कार्बन इंटरमीडिएट स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बन इंटरमीडिएट इज sp2। ओके CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, प्लस ही है ना, ये माइनस है। CH3 कोई बात नहीं, जल्दी बताओ कार्बन इंटरमीडिएट को रेजोनेंस इफेक्ट है क्या? क्या इसको इंडक्टिव इफेक्ट है? कार्बो एनायन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता। और ये कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp2। लास्ट वाला CH3O CH प्लस CH3, जल्दी बताओ क्या इसमें रेजोनेंस इफेक्ट है? क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है? क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी है? इसमें चारों हैं। ये +I भी लगा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगा रहा है, और यहां से देखें तो ये रेजोनेंस भी है, और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी है। मैं पूरा इसीलिए एक्सप्लेन साथ साथ करते चल रही हूं ताकि आप डाउट ही ना पूछो। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक अमाइंस आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N विच गिव बैड स्मेलिंग कंपाउंड। अब ये थोड़ा सा मुझे पहले आप थ्योरी बताओ क्या है, ये कहां पढ़ा था? पहले तो टॉपिक याद करते। 11th में कहां पढ़ा था? वेरी गुड, पीओसी। पीओसी में एक नाम आया था आइसोसाइनाइड टेस्ट, उसको किसी और नाम से भी जानते थे, जल्दी बताओ क्या कहते थे? कार्बिल एमाइन टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बिल एमाइन टेस्ट केवल कौन दिखाता है? 1 डिग्री अमाइन। केवल कौन दिखाता है? 1 डिग्री अमाइन। पढ़ा था, याद आ रहा है? केवल 1 डिग्री एमाइन ही आइसोसाइनाइड टेस्ट दिखाते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं दिखाता। और उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसकी बहुत ज्यादा ऑफेंसिव बैड स्मेलिंग होती है, नोट्स में लिखा हुआ है। आपको फॉर्मूला दे रखा है, इसके वो प्रोडक्ट बनाने हैं जो क्लोरोफॉर्म डालने पर बैड स्मेल दे, यानी वो आइसोसाइनाइड टेस्ट दे। आइसोसाइनाइड देने का मतलब हमें इसके पॉसिबल 1 डिग्री एमाइन बनाने, बस उसने पूछने का तरीका चेंज कर दिया। 4 कार्बन है, DU कितना आ रहा है बेटा? 0। DU 0 है तो इसका मतलब एसाइक्लिक 4 कार्बन की चेन और एक 3 कार्बन की चेन। हमेशा पहले कार्बन की चेन बनाया करो। 4 कार्बन की चेन बन सकती है और 3। इसमें 1 डिग्री एमाइन की एक पॉसिबिलिटी इस कॉर्नर पे, एक पॉसिबिलिटी मिडिल में। इसमें बताओ कितने बन सकते हैं? इस पे लगाओ चाहे इस पे, या इस पे सेम IUPAC नेम आएगा। बताओ कितने एमाइंस बन गए? 4। समझ आया? किया किसी ने ये? क्वेश्चन नंबर 10, भूल गए बेटा? भूलना ही नहीं है। राइट द नंबर ऑफ कार्बोकेटाइन विच आर मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकेटाइन। एक फॉर्मूला दे रखा है, उसके कंपैरिजन में कौन कौन ज्यादा स्टेबल है, चलो बताते चलो। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन कौन ज्यादा स्टेबल है, एक आपको फॉर्मूला गिवन है, उसके कंपैरिजन में फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है या नहीं है? है। रीजन बताना है क्यों। Why first one is more stable? Because of more delocalization. क्या ये चीज समझ आ रही है? सेकेंड वाला लेस स्टेबल। सेकेंड वाला लेस स्टेबल क्यों है?
मैं यदि आपसे पूछूं ये वाला कार्बोकैटायन और एक आपके पास ये कार्बोकैटायन है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है और रीजन के साथ बताओ। इसमें बेटा ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज है और इसमें ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है, डी लोकल। सेकंड वाला लेस स्टेबल, थर्ड मोर स्टेबल, फिफ्थ थर्ड वाला मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, फोर्थ वाला लीस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी, फिफ्थ वाला मोर स्टेबल, सिक्स वाला लेस स्टेबल, सेवेंथ वाला मोस्ट स्टेबल, सेवेंथ वाला मोस्ट स्टेबल। अब आपको मैं पूछना चाहती हूँ, बताओ सेवेंथ वाला मोस्ट स्टेबल है, ये मैंने आपको बता दिया, बट क्यों? इसमें आपको एक एक्सेप्शन पढ़ाया, ये जो टर्शरी ब्यूटाइल होता है ये बेंजाइल से भी ज्यादा स्टेबल होता है, पढ़ाया एक्सेप्शन, एक डांसिंग ओवरलैपिंग वाला एक्सेप्शन पढ़ाया है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं पढ़ाया, नोट्स में भूल रहे होंगे। अच्छा एक मैं पूछ लेती हूं, कोई बात नहीं। बेंजाइल कार्बोकैटायन, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन और एक नाम आया था सीपीएम, सीपीएम, इन तीनों में अकॉर्डिंग टू रूल्स स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल्स स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 2 3 होना चाहिए। कॉन्जुगेशन 9 अल्फा हाइड्रोजन, नो कॉन्जुगेशन ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। रियल ऑर्डर क्या पढ़ाया था, नोट्स में पढ़ाया है ये जो टर्शरी ब्यूटाइल है ना बेटा, ये बेंजाइल से भी ज्यादा स्टेबल होता है। अब आप सोचो, ये जब बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल है और हम तो कंपैरिजन इससे कर रहे हैं एलाइलिक से, तो इसके कंपैरिजन में जब ये ज्यादा स्टेबल है तो टर्शरी ब्यूटाइल बताओ ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं होगा? और उसका रीजन था 9 अल्फा हाइड्रोजन से उसकी 9 इक्वली स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनती है, ये पढ़ाया जाता है नोट्स में, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर सेवेंथ वाला भी ज्यादा स्टेबल है, एट्थ वाला नहीं है, नाइन्थ वाला नहीं है। मैंने नंबर बोले हैं तो चलो मार्क करें कौन कौन से ज्यादा स्टेबल थे। 1 3 5, 1 3 5 7, कितने हो गए? ओनली 4। ये था डीपीपी नंबर C8। एक और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, डीपीपी नंबर C9। फर्स्ट वाला, विच मॉलिक्यूल हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये तो मैंने पढ़ाया है अभी, बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? ए। मैंने एक नाम लिखा था ए का, जल्दी बोलो, नहीं बोलोगे मैं पढ़ाऊंगी नहीं आज। एक साथ बोलो सब जोर से, सबको बोलना है, मास्क के पीछे ऐसे बोलो नहीं, बोलो क्योंकि बेटा बोलने से आपको याद होगा। ग्वानिडीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन होता है? ग्वानिडीन। ऑनलाइन में भी 2 ही बच्चों ने लिखा है। चलो दूसरा, विच नाइट्रोजन कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर मोर इजीली, यानी वही बेसिक स्ट्रेंथ पूछी है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है? बोलो सेकंड का आंसर ए, सेकंड का आंसर ए क्यों है? थर्ड एंड फोर्थ तो बर्बाद है, वो तो एमाइड है। अब सेकंड में और फर्स्ट में एमाइन है, क्या मैंने एक लाइन बोली थी एमाइन एमाइड दिख जाए बिल्कुल दिमाग मत चलाना, दिमाग के घोड़े स्लो करके सीधा बिल्कुल एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, कुछ कंपेयर मत करना। एमाइन और एमाइड में हमेशा ज्यादा बेसिक कौन होता है? अमाइन। अमाइन कौन कौन से ऑप्शन में है? ए और बी। उसने पूछा है पेयर इजीली बनाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ मोस्ट बेसिक। अब बेटा ए क्यों ज्यादा है? ए में लोन पेयर लोकेलाइज है, बी में लोन पेयर डी लोकेलाइज। चलो क्वेश्चन नंबर 3, चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग द फॉलोइंग, आंसर डी। बताओ क्यों? बाकी में सभी में डी लोकेलाइज है, उसमें कैसा है? लोकेलाइज। अच्छा डी लोकेलाइज तो बी में भी है, बी में भी तो वो लोकेलाइज है, लेकिन वो sp2 है। जब लोकेलाइज हो तो क्या देखना है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा टोलुडीन। स्ट्रक्चर समझ आती है? एनिलीन यानी पैरा पे कुछ भी नहीं है, पैरा नाइट्रो ग्रुप है और टोलुडीन में वहां पे कौन सा ग्रुप है? CH3।
ऑर्डर हो जाएगा 312। 312 कौन से ऑप्शन में गिवन है? 312 गिवन इन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, consider the set of three compounds, one set of three compounds being methyl, methyl का 2 डिग्री, methyl का 3 डिग्री, and another set of these three compound ethyl, which is true about basic strength of these compound in water। क्या मैंने आपको नोट्स में कराया है? वाटर में मिथाइल का ऑर्डर क्या होता है? 213। अब देखो उसमें 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 213 ही ऑप्शन में होगा, 213। अच्छा, नेक्स्ट में 4, 5, 6, इथाइल के लिए ऑर्डर क्या होगा? 231, यानी कि 2 डिग्री गिवन है, 5, 6 और 4, 5, 6, 4 गिवन इन सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, CCl3। जो CCl3 ग्रुप होता है, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -I। पहले में कौन सा इफेक्ट है? SiP। दूसरे में -I, तीसरे में -HC और 0। ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक है एनिलीन, एनिलीन के बाद मेटा, मेटा के बाद पैरा, पैरा के बाद सबसे बुरा ऑर्थो, विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। Which of the following statement is wrong about basic strength? Generally, electron donating group increase basic strength, electron withdrawing group decrease basic strength, सही है। As we move down the group, basic character decreases, सही है। As we move across the period, basic character decreases, सही है। Ortho effect in aniline increase basic strength, ये लाइन गलत। मैंने ऑर्थो इफेक्ट तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। ये जो SIR, SIP होते हैं, ये सब किस पोजीशन से लगते हैं? ऑर्थो। तो SIR को भी हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं, SIP को भी बेटा हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं? ऑर्थो। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन में मोस्ट बेसिक कौन है? 2। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज मोस्ट बेसिक अमॉन्ग द फॉलोइंग? बताओ इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सी, लोकेलाइज लोन पेयर एंड अलोंग विद +I इफेक्ट। हुआ या नहीं हुआ? अप टू 9 तक किसी को डाउट है? वैसे मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूं, फिर भी बेटा हर्ष -HC का मतलब क्या है अभी बता देती हूं। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। 8th का डी में क्या बताना है? डाउट है? 8 का डी है बेटा एनिलीन, एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज, बाकी सबका लोन पेयर कैसा है? लोकेलाइज। तो ये तो कंफर्म है कि आगे वाले ज्यादा बेसिक हैं, और आगे वालों में भी सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? 2 डिग्री, क्योंकि एक्वस लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट एसिडिक ऑर्डर। चलो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, आज पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैंने हिंट दी थी। बेस का उल्टा, सभी में फंक्शनल ग्रुप सेम है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फर्स्ट में बेंजीन इफेक्ट लगा रहा है +M, दूसरे में CH3 लगा रहा है +I, और डी में हाइड्रोजन कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? 0। क्या बता सकते हो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? जेड। जेड, जेड के बाद कौन आ जाएगा? एक्स, जेड एक्स वाई। जेड एक्स वाई कौन से ऑप्शन में है? बी। अच्छा, इसके बाद सारे एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक स्ट्रेंथ के हैं क्या? चलो छोड़ दो, अभी हम केवल क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किया है। बचे हुए DPP नंबर 9 के क्वेश्चन आज जब मैं पढ़ा दूं उसके बाद करके ले आइएगा, ठीक है? आज हमने डिस्कस किया था C8 और C9। अब अपन एक डिस्कस करेंगे पहले C7, एक पीछे का भी डिस्कस करना है। DPP नंबर C6 और C7 भी करके लाइएगा और C9 को कंप्लीट करेंगे। C7 कुछ बच्चों का था ना, डिस्कशन नहीं हुआ है। नाइन्थ का डी, अभी एसिडिक स्ट्रेंथ वालों को छोड़ देते। 9th का डी कौन सा था ऑप्शन? एक बच्चा अब लिख रहा है 9th का डी बता दो। C2H5Cn, C2H5Cn वाला तो सबसे बुरा बेस है। बताओ ये एक अच्छा बेस है या बुरा बेस है, और एक्सप्लेन करो क्यों। ये साइनाइड बहुत बुरा बेस होते हैं, क्यों?
-I प्लस M से बेटर ये जो डोनर एटम है ये खुद कैसा हाइब्रिडाइज है, sp। एक तो नाइट्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऊपर से वो कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp, यानी उसके पास परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या है, हाईएस्ट। तो बेटा उसके इलेक्ट्रॉन देने की यानी उसका जो कंजूस बना है वो हाई लेवल का होगा, और जब कंजूस ज्यादा हाई लेवल का कंजूस है तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। और हमें क्या करवाना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने हैं। डोनेट कराना है यानी इसको सॉफ्ट रखना है, कंजूस नहीं बनाना है उसको। ठीक है, समझ आ गया। तो साइनाइड, जितने भी साइनाइड होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन होता है, लेकिन वो कभी अच्छे बेस नहीं होते, उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी नेग्लिजिबल होती है। क्लास में मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ स्टार्ट कर दिया था, इवन पहला पॉइंट लिखा भी दिया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई प्रोटॉन डोनर एटम एंड दैट प्रोटॉन डोनर एटम बिलोंग्स टू पीरियड on across the period acidic strength increases, down the group acidic strength increases, percentage of S character increases, acidic strength also increases। ये पहला पॉइंट मैं लिखा चुकी हूं, समझ में भी आ गया। अब अपन आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 को समझना है, पहले लिखना नहीं, इधर देखो सभी। ऑर्गेनिक में वैसे तो ये तो जो पहला स्टेप था ये तो ओवरऑल हो गया, अब अपन आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। ऑर्गेनिक में मेनली 5 फंक्शनल ग्रुप को एसिडिक फंक्शनल ग्रुप माना गया है। यदि किसी कंपाउंड में वो 5 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं तो इसका मतलब लैंग्वेज में गिवन है चाहे नहीं है, आपको उन्हीं की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। 5 ग्रुप कौन कौन से, सल्फोनिक एसिड, जिनमें भी जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है तो ओवरऑल उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक इनॉल, व्हाट इज इनॉल, डबली बॉन्डेड कार्बन पर OH, इनॉल ऑब्लिक फिनॉल, एक एल्कोहल और एक टर्मिनल एल्काइन। ऑर्गेनिक में ये जो 5 फंक्शनल ग्रुप मैंने बोले ये हमेशा एसिडिक होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था बेसिक में एमाइन और एमाइड, नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन में एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ओवरऑल नेचुरली यदि हमारे पास सॉल्यूशन दे दिया जाए तो वो ओवरऑल किसके जैसा बिहेव करेगा, एमाइन और एमाइड का ऑलवेज बेसिक। सेम ऐसे ही जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 5 फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह। और इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग R बराबर कुछ भी हो, ये यहां से ऐसे लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक आपके फिनॉल या इनॉल, फिनॉल इनॉल का मतलब क्या होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन पर OH, एक नॉर्मल कार्बन पर एल्कोहल और एक टर्मिनल कार्बन। जिन भी, मैं स्टेटमेंट लिखा दूंगी पहले समझिए, जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चाहे कार्बन की चेन साइक्लिक है, ए साइक्लिक है, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, कुछ भी है, उनमें ये 5 फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा कैसा होता है, एसिडिक। इन सब में प्रोटॉन डोनर एटम कौन है, इसमें भी प्रोटॉन कौन रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन, इसमें भी प्रोटॉन कौन रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन, इसका भी प्रोटॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसमें प्रोटॉन कौन निकाल रहा है, कार्बन। तो अब आप अपन ये तो कंफर्म हो गया कि जिनमें ये होंगे वो एसिडिक होगा ही होगा। अब इनमें भी अपन कंपेयर करें कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, तो इसमें प्रोटॉन डोनर एटम तो सेम है, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बना वो ये बनेगा, अभी R का कोई रोल ही नहीं है, जो कॉन्जुगेट बेस बना वो 3 इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, और 3 इक्वली स्टेबल, जितनी इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। एक तो होता है, आपने सभी ने पढ़ा है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो स्टेबल होता है। लेकिन एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है लेकिन उसमें सारी केवल 2 इक्वली स्टेबल है और बाकी सारी कैसी है, अनइक्वल। और एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो केवल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है लेकिन तीनों इक्वली स्टेबल बना रहा है। तो बताओ ओवरऑल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी इक्वली स्टेबल। कोई भी मॉलिक्यूल जितना ज्यादा इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है उसकी स्टेबिलिटी मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है पॉइंट। यहां पे R बराबर क्या है अभी हमें कुछ नहीं पता,
लेकिन सल्फोनिक एसिड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, एनी फिनॉल, एनी एल्कोहल, एनी टर्मिनल एल्काइन। यदि आपको सल्फोनिक एसिड दिख जाए, उठाओ सबसे आगे लिख लो। कारण इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब आते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उसके कितने इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 2। तो बताओ व्हाई सल्फोनिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड? जब भी सल्फोनिक एसिड होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या होगी? ज्यादा, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्जुगेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनॉल पे आए। फिनॉल में कहने को कॉन्जुगेशन इन दोनों से ज्यादा है। अभी आर बराबर तो मैं मान ही नहीं रही हूं, लेकिन फिर भी हमेशा फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से और सल्फोनिक एसिड से लेस स्टेबल होता है। क्यों? हमेशा फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से और सल्फोनिक एसिड से लेस स्टेबल होता है। रीजन, इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा दिख रहा है, लेकिन जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो इक्वली स्टेबल बनेगी या लेस स्टेबल बनेगी? क्योंकि याद करो बेटा, नेगेटिव चार्ज जब डिलोकेलाइज होगा तो वो एक तो कार्बन पे जाएगा, दूसरा उसकी एरोमेटिसिटी को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो मोर नंबर हो सकती है, लेकिन नॉट इक्वली स्टेबल। इसमें आए, यहां चाहे कुछ भी है, यहां तो गड़बड़ी हो गई, यहां तो कंजुगेशन ही नहीं है, बस वो एक ऑक्सीजन एटम है। यहां आए तो वो कंजुगेशन में नहीं है, उस पे कार्बन से निकला है। और ये पहले रूल के बेसिस पर प्रोटॉन डोनर एटम यदि पीरियड का है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने पर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ये तो उसके बेसिस पर एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा टर्मिनल एल्काइन से क्या होगी? ज्यादा। ये पॉइंट लिखा मैंने। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या कंक्लूजन निकला? जो Ka होता है वो किस फंक्शनल ग्रुप का ज्यादा होता है? सल्फोनिक एसिड के बाद, उसके बाद इनॉल। इनॉल को ऐसे लिख दें, डबली बॉन्डेड कार्बन पर OH, एल्कोहल, और सबसे बेकार टर्मिनल एल्काइन। क्लियर है पॉइंट? सेकेंड स्टेप लिखो पहले सभी। पहले स्टेटमेंट लिखना है, ये नहीं लिखना, पहले स्टेटमेंट लिखो। स्टेप 2 में स्टेटमेंट, following functional group consider acidic functional group. Following functional group consider acidic functional group. Following functional group consider acidic functional group if present in any organic compound. If present in any organic compound. कॉलम लगा के एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, ऐसे सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनॉल, एल्कोहल और टर्मिनल एल्काइन। अभी ऐसे लिखना है बेटा, इनॉल और फिनॉल एक ही बात होती है, बस फिनॉल उसको बोलते हैं यदि वो बेंजीन से अटैच है। आपने आइसोमेरिज में पढ़ा था ये नाम, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में। उसे इनॉल बोल दो चाहे फिनॉल, फिनॉल का तो बेंजीन पे है, PHEN। SO3H, COOH, इनॉल, एल्कोहल और टर्मिनल एल्काइन। इसके बाद लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। अभी अपन को बेटा ये नहीं लिखना था, ठीक है? इसके बाद लिखना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। Acidic strength of these functional group depend upon stability of conjugate base.
depend upon stability of conjugate base. Which are following? अब बेटा आपको ये लिखना है, सल्फोनिक एसिड का ये है एसिड, ये इसका क्या हो गया कॉन्जुगेट बेस, और इसका स्टेबिलिटी फैक्टर हाईली स्टेबल बाय 3, इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल बाय 2, इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल बाय लेस स्टेबल सी में कितना डीपीपीज है टोटल 10, ओनली 10 तक ही है, तो इस 10 में तो अपना एसिडिक स्ट्रेंथ ही खत्म हो जाएगा, फिर टोटोमाइन की डीपीपी नहीं दी है क्या, उसी में मिक्स कर रखा होगा कुछ क्वेश्चन। फटाफट लिखें बेटा ये, फर्स्ट वाला हाईली स्टेबल बाय 3 इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड में लिखा है स्टेबल बाय 2 इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थर्ड में स्टेबल बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड, फोर्थ में लोकलाइज नेगेटिव चार्ज बट ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। Order of Ka for following acidic functional group.
ऑर्गेनिक में आपको ये 5 फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो ये समझ जाना अपन को इन्हीं की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। हाँ बेटा बोलो। हाँ ये ज्यादा स्टेबल है बेटा। ये किसका स्टेबिलिटी है? कॉन्जुगेट बेस की, यानी फ्यूचर की, ओरिजिनल की नहीं है। तो ये फ्यूचर जितना स्टेबल होगा, यानी इस फ्यूचर में आने के लिए भाई ये है सारे एसिड। मैंने इन दोनों से कहा कार्बोक्सिलिक एसिड से और सल्फोनिक एसिड से, तुम दोनों एसिड हो तो तुम्हें प्रोटॉन तो देना पड़ेगा। अब आप देख लो प्रोटॉन कौन जल्दी देना चाहता है, तो सल्फोनिक एसिड सोचता है प्रोटॉन तो देना ही है। देखा फ्यूचर में स्टेबिलिटी ज्यादा, बोलते लो तुरंत दे देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड उसके कंपैरिजन में प्रोटॉन तो देगा लेकिन टाइम लेगा, यानी उस प्रोटॉन के डिसोसिएशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? स्लो हो गई। तो इसका मतलब प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन रिलीज होने में डिले होता जाएगा, के कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम, स्लो हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन आपके H प्लस का कम हो जाएगा। क्या बेटा? हमेशा ये कहते हैं, ये अपन बोलते हैं ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा अपोजिट होता है। आपको स्टेबिलिटी किसकी देखनी है? कॉन्जुगेट बेस की। जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। सोचो क्यों? तो भाई प्रोटॉन देना है, एसिड का काम है प्रोटॉन देना। अब उस प्रोटॉन को यदि देखा उसने फ्यूचर स्टेबल है, वो भी 3-3 4-4 इक्वली स्टेबल। अब आप बताइए ये क्या इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है? रेजोनेंस तो अभी भी हो रहा है, इसमें भी है, लेकिन बताओ किसका रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेंट है, किसका डिलोकेलाइजेशन ज्यादा डोमिनेंट है? नीचे वाले का। क्योंकि इसमें जब डिलोकेलाइज करेगा तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी? लेस स्टेबल। तो प्रोटॉन को देके कि भाई इस प्रोटॉन की वजह से हमारी स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो वो काम वो तुरंत करना चाहेगा ना, प्रोटॉन को हटाओ, ये डिस्टर्बेंस कर रहा है, हटा के प्रोटॉन को तुरंत रिलीज करके वो सल्फोनेट आयन में चेंज हो गया। और ये जो सल्फोनेट आयन जितना स्टेबल है, इसका मतलब ये इसको एग्रेसिव कर रहा है, हटा इस प्रोटॉन को जल्दी से, इसमें चेंज हो जा। और हमें जितना जल्दी प्रोटॉन हटाना है, जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा, जितना इमीडिएट होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये वीक एसिड था अपन जो बोलते हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? ज्यादा स्टेबल है। तो बेस में आप बोल रहे हो ये स्टेबल है, ठीक है। तो आप एक लाइन पढ़ते हो इनऑर्गेनिक में, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा। अब आप बताओ ये स्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम। अब इससे कहा जाए तुम बताओ प्रोटॉन लेना चाहोगे, इसको कॉन्जुगेट बेस कहते क्यों है? अब नाउ दिस बिकम एनायन। अब एनायन है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा या प्रोटॉन देना चाहेगा? एक्सेप्ट। अब आप बताओ इसकी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि ये तो इतना मेहनत करके प्रोटॉन भगा के इसमें आया है स्टेबल होने के लिए। फिर क्या ये वापस प्रोटॉन इमीडिएटली लेना चाहेगा? बोलेगा नहीं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन यदि मैं इसका बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो ये वीक बेस है क्योंकि स्टेबल है, ठीक है। अब अपना ये पॉइंट लिख लिया सभी ने, के ऑर्डर। तो ऑर्गेनिक में जब भी ये फंक्शनल ग्रुप दे रखा हो तो आपको इनका एसिडिक स्ट्रेंथ सीधा फंक्शनल ग्रुप से सॉल्व करना है। मान लीजिए कई बच्चे कहते हैं मैम फंक्शनल ग्रुप दे ही नहीं रखा, फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रखा, ऐसे कोई भी हाइपोथेटिकली एटम को मार्क किया गया है। जैसे उसको समझाने के लिए मैं एक अगेन एग्जांपल बना लेती हूं, CO, A, B और C। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो प्रोटॉन में यानी उस कंपाउंड में एसिडिक फंक्शनल ग्रुप हो, जो मैंने आपको 5 लिखा है उनमें से। सपोज एसिडिक फंक्शनल ग्रुप नॉट गिवन इन दैट कंपाउंड, एनी अदर हाइड्रोजन मार्क एज ए एसिडिक हाइड्रोजन। मैंने 3 हाइड्रोजन को सर्कल कर दिया। अब बताओ इनमें से कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? ठीक है, क्या ये एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है? क्या ये एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है? इन 5 में से जो मैंने आपको लिखा है, क्या ये सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में से कोई भी है? यानी ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, ये एक नॉर्मल कार्बन से या नॉर्मल एटम से अटैच हाइड्रोजन है। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ यदि कोई नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, नॉर्मल एटम से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवाई है, तो जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा ऑफ नेगेटिव चार्ज विच डेवलप इन कॉन्जुगेट बेस,
वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा. Acidic strength is directly proportional to stability of conjugate base. And what is the meaning of conjugate base? Conjugate base प्रोटॉन निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज रहा उसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपाउंड होगा. अब आप यहां देखो, इसमें जब ये प्रोटॉन निकलेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. वो नेगेटिव चार्ज कितने पाई बॉन्ड के साथ डिलोकेलाइज हो रहा है? एक. जब ये प्रोटॉन रिलीज होगा तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कितने पाई बॉन्ड के साथ डिलोकेलाइज होगा? दो. इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा क्या वो डिलोकेलाइज होगा? नहीं. तो बताओ इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? कौन सबसे जल्दी डिसोसिएट होना चाहता है? Hb, बी वाला हाइड्रोजन, फिर उसके बाद Ha. यानी इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन ये है. तो तीसरा पॉइंट लिखे A4. एसिडिक फंक्शनल ग्रुप not given, then compare delocalization of negative charge in conjugate base. More delocalization of negative charge in conjugate base, Ka increases. Ka proportional to stability of conjugate base, proportional to delocalization of negative charge. पहले थ्योरी लिखिएगा, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखना. क्यों? रीजन नंबर मोर कंजुगेशन, राइट. तो ये तो मैंने समझा दिया. एक और ऐसे एग्जांपल बना दिया, POH OH, इसको लिख दिया P और इसको Q. किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? आराम से नोट करो पहले, फिर समझो. आपके अकॉर्डिंग क्यू की वाई? क्यू पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा वो किधर डिलोकेलाइज होगा? ऑप्शन है P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन P, दोनों इक्वल और नन ऑफ दीज इक्वल. मैंने अभी आंसर कुछ नहीं बोला है. हाँ, आपके अकॉर्डिंग P. देखते हैं और सोचो. चलो हाँ भाई, ऑनलाइन में सागर ने आंसर दिया है Q. और स्टूडेंट भी रिस्पॉन्ड करें. हेमशिक, ये है शौर्य के अकॉर्डिंग P. बाकी लिखते भी चलो, जिन्होंने लिख लिया वो क्वेश्चन सॉल्व करो. जब अपन समझ रहे हैं वहां जल्दबाजी नहीं करें. एक बार आपका कंसेप्ट समझ आ जाएगा, फिर मैं कितने भी एग्जांपल बनाऊं वो आप सॉल्व कर लोगे. पीहू के अकॉर्डिंग क्यू. पी ड्यू टू कंजुगेशन. तो बेटा कंजुगेशन तो क्यू में भी होना चाहिए मेरे हिसाब से.
देखो, या तो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, या फिर सपोज एसिडिक फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है, दोनों केस में अगला टॉपिक आता है कॉन्जुगेशन। जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। याद करो बेटा, बेस में क्या लिखाया था मैंने, बेस में जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, अब चलो इसको समझते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल लिखा, मान लीजिए ये पी ने कॉन्जुगेट बेस बनाया, जब कंपेयर करना है तो आपको यदि टाइम लगता है तो आप पी का कॉन्जुगेट बेस, एक साथ कभी दोनों का कॉन्जुगेट बेस नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको एक एक करके कंपेयर करना है। यानी या तो पी ने प्रोटॉन दिया या क्यू ने प्रोटॉन दिया, मैंने दोनों का कॉन्जुगेट बेस बना दिया। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है अच्छे से बेटा? जब यहां नेगेटिव चार्ज आएगा वो केवल इधर डिलोकेलाइज करेगा, केवल एक पाई बॉन्ड के साथ ही डिलोकेलाइज करेगा। आ रहा है समझ में? जब यहां पे कॉन्जुगेट बेस बनेगा, क्या वो यहां तक डिलोकेलाइज कर सकता है? डिलोकेलाइजेशन समझ आता है सभी को? तो ये कॉन्जुगेट बेस है पी से और ये कॉन्जुगेट बेस है क्यू से। इसमें नेगेटिव चार्ज ओ से ओ पे चला जाएगा, इक्वली स्टेबल बन जाएगा। एक तो मोर डिलोकेलाइजेशन, वो भी इक्वली स्टेबल। इसमें नेगेटिव चार्ज ओ से जाएगा किस पे? कार्बन पे। वो इक्वली स्टेबल है या लेस स्टेबल है? लेस स्टेबल। बताओ किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, पी का या क्यू का? तो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसका के क्या होगा? ज्यादा। बस, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। अभी तो क्योंकि पॉइंट लिखा रही हूं, एक एक दो दो एग्जांपल ही कराऊंगी आगे, और अपन पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। स्टेप 4, SIR इफेक्ट। जो कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? ऑर्थो इफेक्ट, इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। वहां हमने पढ़ा था SIP, वो भी एक प्रकार का ऑर्थो इफेक्ट है, लेकिन वहां हमने लिखा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, सॉरी उससे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कम। स्टेप नंबर 4 ही है ना? हाँ बेटा देख लो, पी और क्यू में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आराम से नोट कर लो पहले। P is more acidic due to more conjugation, due to more या more stable conjugate base. Step 4, SIR effect, ortho effect, increase acidic strength. SIR effect in acidic group only effective at benzoic acid, not on phenol and sulfonic acid. जो SIR इफेक्ट अपन नाम सुनते हैं वो केवल बेंजोइक एसिड पे लगेगा, वो फिनॉल पे और सल्फोनिक एसिड पे नहीं लगता। अभी समझाएंगे क्यों। अच्छा, एक बच्चे ने सलाह दी, अब कर दिया करूंगी बेटा, ये ध्यान रखूंगी, ठीक है? मैसेज व्हाट्सएप पे करने के बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसको ओनली एडमिन कर दिया जाए, ताकि आप लोगों की और एक्स्ट्रा गॉसिपिंग उस ग्रुप में ना चले। एक बच्चे ने सलाह दी है तो पक्का आज से ही कर दूंगी, ठीक है?
अभी अपने पास बस ये एक्सप्लेन कर दूं बेटा, इसके बाद क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये इफेक्ट केवल बेंजोइक एसिड पर ही लगता है, फिनॉल और सल्फोनिक एसिड पे नहीं लगता। क्यों? अब थोड़ी देर लिखना बंद करो, केवल समझना। सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड पे क्यों लगता है वो देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ, बेंजोइक एसिड का ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp2। बेंजीन कौन सा हाइब्रिडाइज होता है? sp2। ये रहा बेंजीन। बेंजीन के साथ ये जो कार्बन है उसी के साथ प्लेन में ट्राइगोनल प्लेनर शेप में प्रेजेंट है, यानी कि ये पूरा जो मॉलिक्यूल है, और ओ कैसा है? वी शेप का। ये पूरा मॉलिक्यूल कोप्लेनर है, यानी एवरी एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन। वी शेप में है, यहाँ ऐसे इसी साथ में प्लेन में ही है। अब यहां से जैसे ही ये प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन देने के बाद ये इसका क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। अब इस कॉन्जुगेट बेस में अभी भी कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, सब कुछ है, अभी भी वो बेंजीन के साथ प्लेन में है। पहले भी पूरा मॉलिक्यूल यहां से लेके यहां तक प्लेनर था, एक साथ सारे एटम एक ही प्लेन में है, अभी भी सारे एटम प्लेन में ही है। लेकिन अब इसमें कॉन्जुगेशन होगा, तो ध्यान से देखना। जो कॉन्जुगेट बेस बना, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ जब कॉन्जुगेट करता है तब तो ये बड़ा खुश हो जाता है। क्यों खुश हो गया? कि इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड O है, ये तो बेंजीन के साथ भी तो प्लेन में ही है, और जब तक वो एक ही प्लेन में रहेगा तो बेंजीन भी उसके साथ डिलोकेलाइज कर सकता है। ये O- इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इसने सोचा अच्छा इसके साथ कॉन्जुगेट करूं, लेकिन इसके साथ कॉन्जुगेट करने का इसके पास केवल 50% चांस है, क्योंकि बाकी 50% चांस के साथ ये CO किसके साथ कॉन्जुगेट करेगा? बेंजीन के साथ। जब ये CO ग्रुप बेंजीन के साथ कॉन्जुगेट करता है तो बेचारा पूरा मॉलिक्यूल दुखी हो जाता है। देखिए कैसे, वापस इसी के पास आएगा, पूरा मॉलिक्यूल दुखी हो गया। देखो उसमें लॉस ही लॉस है, पर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ प्लेन में है, और जब मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में होते हैं तो कंजुगेशन हमसे परमिशन नहीं लेता कि मैं आ जाऊं क्या। एक ही एक्सिस पे आपको ऑर्बिटल दिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करेगा ही करेगा। तो इसमें ये वाला जो CO ग्रुप है, ये इधर भी कंजुगेट कर रहा है, तो इसको इधर भी कंजुगेट करना है, यानी 50% चांस है कि वो इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। और अनदर 50% चांस में जब वो बेंजीन के साथ कंजुगेट करेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। इस स्ट्रक्चर के बनने पर जितना स्टेबिलिटी इसके बनने से बढ़ी नहीं, उतना इससे लॉस हो जाता है। पहला लॉस, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दूसरा लॉस, बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। तीसरा लॉस, ऑक्टेट कंप्लीट से कैसा हो गया? इनकम्प्लीट। मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ही, और जब बनती है तो पूरा मॉलिक्यूल रोता है, क्योंकि उसमें लॉस ही लॉस है। यानी ओवरऑल यदि हम देखें तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से ओवरऑल स्टेबिलिटी जो बढ़नी चाहिए, हम कहते हैं ना जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ओवरऑल उस कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती नहीं है, बल्कि वो किस में आती है? माइनस में, थोड़ी सी कम ही होती है। ऐसे में यदि हम इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्की ग्रुप लगा दें तो वो इसके साथ स्टेरिक क्राउडिंग करेगा, स्टेरिक क्राउडिंग करेगा, दुखी होगा। जैसे ही प्रोटॉन निकालेगा, इनमें स्टेरिक क्राउडिंग लग रही है, हमने माना है जो G है वो कैसा ग्रुप है? बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप सभी समझते हैं जो थोड़ा बहुत स्टेरिक क्राउडिंग लगाए। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ऐसे नहीं होना चाहिए, वो स्टेरिक क्राउडिंग उसको फील कराए। तो ड्यू टू दिस स्टेरिक क्राउडिंग, बेचारा ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये वैसे ही बोलता है मैं पहले ही दुखी हूं, ये बेंजीन आता है और हमें परेशान कर देता है, तुम और आकर के मुझे परेशान कर रहे हो। अभी भी ये ग्रुप कहां है? बेंजीन के साथ प्लेन में वी शेप में कंजुगेट कर रहा है। तो उससे बचने के लिए ये रास्ता निकालता है कि बेंजीन से भी छुटकारा मिल जाए और उस ग्रुप G से भी लड़ाई से छुटकारा मिल जाए। तो उसके लिए ये क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। अब बताओ परपेंडिकुलर होने से क्या बेनिफिट हुआ? बेंजीन के साथ कंजुगेशन भी खत्म हो गया। अब बताओ जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो इन दोनों के कंजुगेशन से बनेंगे, और बेंजीन भी खुश है क्योंकि अब बेंजीन के तीनों पाई बॉन्ड खुद में ही गोल गोल घूमेंगे। नाउ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इक्वली स्टेबल और नॉट। सारे जब ये वाला जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप परपेंडिकुलर हो गया। अब क्योंकि यहाँ 3D डायग्राम तो बना नहीं सकते, यदि वो परपेंडिकुलर हो गया, मान लीजिए वेज बना देती हूँ। वेज का मतलब अपर साइड, ये रहा बेंजीन,
ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, तो अब जो कॉन्जुगेशन होगा वो इन दोनों के बीच होगा, इन तीनों का इन तीनों के साथ होगा। साथ में दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया, और ये ऑर्थो ग्रुप कहाँ है अभी भी, हॉरिजॉन्टल, इनके बीच स्टेरिक क्राउडिंग से भी बच गया। तो इसका SIR क्यों कहा मैंने इसको, उसने परपेंडिकुलर हुआ, तो जो रेजोनेंस उसको बेंजीन के साथ मिल रहा था वो रेजोनेंस खत्म हो गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। उसने स्टेरिक क्राउडिंग लगाई, उसने उस मौके का फायदा उठाया, बेंजीन से भी पीछा छुड़ा लिया, ग्रुप जी से भी लड़ाई को खत्म कर लिया, और अब जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी वो सारी की सारी क्या बनी, स्टेबल। नाउ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नाउ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इक्वली स्टेबल। अब इसी में आपस में कंजुगेशन होगा या इसका कंजुगेशन होगा, क्या ये कंजुगेशन पॉसिबल है ना, कार्बोक्सिलेट ग्रुप नॉट कंजुगेट विद बेंजीन। जब इन दोनों का कंजुगेशन नहीं हो रहा तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के चांसेस क्या हो गए, खत्म। बताओ कौन सा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ये वाला बेंजोइक एसिड वाला या फिर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड वाला। और ऑर्थो जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा। तो मैंने देखो क्या पॉइंट लिखा है, SIR इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है। देखो पहले ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड conjugate base more stable than conjugate base of benzoic acid. आ जाओ, मैसेज नहीं पढ़ा था ग्रुप में, पक्का इसी ग्रुप में हो तो मैसेज क्यों नहीं पढ़ा, फिर ग्रुप में नहीं हो, PA1 PA2 दोनों में ही नहीं हो, पापा पापा को ग्रुप में क्यों जोड़ रखा है, फोन तो है आपके पास, तो बेटा अपने आप को जोड़ के रखो, मैसेज पापा को थोड़े ना पढ़ने होते क्लासेस के। हाँ बेटा डाउट है, डायग्राम बनाने हैं, मैं बना के 3D डायग्राम तो देखो बेटा मुझसे बनेगा नहीं, है ना। अब आपको मैंने समझा दिया ये है कैसे, ये रहा देखो बेंजीन और ये ऑर्थो ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ है इसके, परपेंडिकुलर। ये डायग्राम है 3D जिसको बनाना आता है ड्राइंग, यहाँ पे भी बना दो, खुद भी बना लो नोटबुक में। SIR इफेक्ट ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, SIR effect in acidic strength only effective at benzoic acid, not on phenol and sulfonic acid. अच्छा थोड़ा सा मुझे जल्दी से बता दो ये सल्फोनिक एसिड पे क्यों नहीं लगती, एक लाइन का आंसर है बस एक, कि ये SO3H पे नहीं लगती, सल्फोनिक एसिड पे नहीं लगता, बताओ क्यों। एक लाइन, एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड में आंसर आएगा। टेट्राहाइड्रल sp3 ग्रुप पे कैसे लगेगी बताओ, कहां घुमाओगे, घुमाओगे तब भी वापस वो टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। सल्फोनिक एसिड में और तो इफेक्ट क्यों नहीं लगता, क्योंकि सल्फर कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3 की शेप क्या होती है बेटा, टेट्राहाइड्रल, और परपेंडिकुलर भी होना चाहे तब भी यही शेप में रहेगा टेट्राहाइड्रल। इसमें क्यों लगी, पहले ये बेंजीन के साथ प्लेनर था बी शेप, परपेंडिकुलर हो गया, शेप अलग हुई। और फिनॉल में क्यों नहीं लगती, क्योंकि वो तो छोटा सा ग्रुप है, उसको बेचारे को कभी स्टेरिक हिंड्रेंस लगती नहीं है, 0 फिगर है ना उसका OH का, तो इसलिए कभी बेचारे को स्टेरिक क्राउडिंग फील ही नहीं होती। बस लास्ट स्टेप बचा है अपना एक और, कल है क्लास, अभी आज मेरी क्लास थी एक तो मैं इनके नाम में PA1 में, ठीक है, तो जो 6:30 से 8 वाला स्लॉट है बेटा अब उसमें क्लास नहीं होगी, ठीक है, अपन ने अभी ले लिया है, आज 6:30 to 8 o'clock वाला स्लॉट आपका फ्री है। और बाकियों की तो आज PA2 वालों की तो थी नहीं, PA2 वालों की मेरी कल क्लास लगी हुई है शायद उस ग्रुप में। अच्छा कंबाइंड क्लास लेने में किसी को दिक्कत तो नहीं होती है, अच्छा लगता है, नहीं
देखो बच्चे ग्रुप में लिख रहे थे, एक मैसेज पढ़ा था मैंने पहले, ये टीचरों ने नया ही बड़ा ट्रेंड चला रखा है कि कंबाइन क्लास ले लेते हैं, किसी ने लिखा तो था ये, हाँ ग्रुप में। आपने लिखा था क्यों, अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ कि अपन जब तक JO7 और आपकी क्लासेस के लिए आपको क्या बोला गया है, कब तक होंगी क्लासेस? मेरे को जो बोला गया मुझे नहीं पता, आप बताओ आपको कब तक के लिए बोला गया है, क्लासेस कब तक होंगी? कुछ नहीं बोला गया अभी। नहीं नहीं, होली वाले दिन तक तो कैसे भी नहीं लेंगे, 13 या 14 तक है शायद, हाँ जो 13 वाला वीक है यानी नेक्स्ट वीक और है, उस तक है, और अपन को नेक्स्ट वीक तक एनी हाउ GOC2 खत्म करनी है, ठीक है? हो भी जाएगी, एसडी की स्ट्रेंथ को इसी वीक हो जाएगा टोटो मैरिज में। चलो बेटा, ओके बाय।